हाँ, और भारत की नदियों में दोस्तों अपन बात कर रहे थे हिमालय की नदियां, हिमालय की नदियां। दोस्तों नदियों की अगर अपन बात करें तो दोस्तों नदियों से संबंधित एक वीडियो अपन पहले, हाँ एक वीडियो मैं पहले बनाता हूं। एक टॉपिक जो है वो अपन पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें दोस्तों हिमालय की नदियों में मैं एक बार थोड़ा सा दोबारा से आपको दोहरा देता हूं। दोस्तों हिमालय की जो नदियां हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्रों में, हिमालय की नदियों को 3 नदी तंत्रों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, नंबर 2 गंगा नदी तंत्र और नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों सिंधु नदी की अपन पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। दोस्तों बिल्कुल कृष्ण पुनिया जी, आज अपन गंगा पढ़ेंगे, गंगा नदी। तो आज की जो अपनी मुख्य नदी होगी वो गंगा नदी, बिल्कुल सादा जी उसके बाद में पढ़ेंगे। हाँ गंगा नदी। दोस्तों हिमालय की नदियों में, भारत की नदियों में सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं गंगा नदी की। बिल्कुल आज अपन गंगा नदी पढ़ेंगे, गंगा, गंगा नदी। हाँ दोस्तों गंगा नदी की अगर अपन बात करें, बिल्कुल डब्लू कुमार जी, बिल्कुल 2525 किलोमीटर लंबाई है गंगा नदी की। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि गंगा नदी के उद्गम की अगर अपन बात करते हैं, उद्गम की अगर बात करते हैं दोस्तों, गंगा जो नदी है ये निकलती है, गंगा जो नदी है दोस्तों ये नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर के पास में एक गोमुख है, और ये जो गोमुख है ये गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर के पास, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री। दोस्तों ग्लेशियर का नाम आएगा गंगोत्री, जबकि स्थान जिस स्रोत की अगर अपन बात करेंगे वो होगा गोमुख, गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री। और दोस्तों ये उत्तरकाशी जिले में है, उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी जो जिला है वो दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है। एक बार दोबारा से देखेंगे, तीनों चारों चीजों के बारे में एक बार फिर से देखेंगे। बिल्कुल हाँ, उत्तराखंड। राज्य कौन सा होगा? उत्तराखंड। जिला कौन सा होगा? उत्तरकाशी। ग्लेशियर कौन सा होगा? गंगोत्री। और स्रोत कौन सा होगा? गोमुख। दोस्तों गोमुख से निकलती है गंगा नदी, और जहां से निकलती है दोस्तों बिल्कुल मैप से समझाएंगे, बिल्कुल दोस्तों मैप से समझाएंगे आपको। बिल्कुल दोस्तों यहां से निकलती है, मैं आपको भारत के मानचित्र में समझा देता हूं। दोस्तों भारत के मानचित्र को बिल्कुल मैप के साथ में देखते हैं, मैप के साथ में देखते हैं। दोस्तों ये अपना भारत है दोस्तों। इसमें बिल्कुल भारत में अगर अपन बात करें, भारत में दोस्तों, भारत में नहीं दोस्तों, अरे बबलू जी नहीं, जहां से निकलती है उसको उद्गम कहते हैं, उद्गम कहते हैं, और जहां गिरती है उसको विसर्जन कहते हैं, और मुहाना विसर्जन में होता है न कि उद्गम में। दोस्तों ये है, यहां से निकलती है गंगा। दोस्तों इस चीज को विशेषता याद रखना, इस चीज को विशेषता याद रखना कि गंगा जो है ये अपने भारत में से निकलती है, हिमालय में भारत से यहां से निकलती है गंगा। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर। दोस्तों ये जो ग्लेशियर है यहां पर, इसका नाम है गोमुख, गोमुख, और गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर का नाम है गंगोत्री, और राज्य जिले का नाम है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और राज्य का नाम है उत्तराखंड। बिल्कुल अगर स्टेट पूछ लिया जाए, राज्य पूछ लिया जाए तो उत्तराखंड, जिला पूछ लिया जाए उत्तरकाशी,
और ग्लेशियर पूछा जाए गंगोत्री और स्रोत पूछा जाए तो गोमुख। दोस्तों एग्जाम में हर प्रकार से प्रश्न को घुमा करके पूछा जाता है, बिल्कुल प्रश्न को घुमा के पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि कई बार ऑप्शन में ये चीजें गायब होती हैं, ये आता है, कई बार गंगोत्री दे देते हैं, कई बार जिले का नाम दे देते हैं, जबकि कई बार जो है राज्य का नाम दे दिया जाता है। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, एकदम बिल्कुल। हाँ दोस्तों, जहां से ये नदी निकलती है, जहां से ये नदी निकलती है दोस्तों, वहां पर इसको गंगा नहीं कहते। दोस्तों उद्गम के समय दोस्तों गंगा नदी को उद्गम के समय कहा जाता है भागीरथी। उद्गम के समय इसको कहते हैं भागीरथी। दोस्तों जहां से ये नदी निकलती है वहां इसको दोस्तों भागीरथी के नाम से जाना जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है एग्जाम में कि जहां से गंगा नदी निकलती है वहां पर उसको किस नाम से जाना जाता है? बिल्कुल भागीरथी। बिल्कुल ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है कि भागीरथी का जो स्रोत है, भागीरथी जो नदी है, उसको लाने का श्रेय प्राचीन काल में राजा भागीरथ को दिया जाता है। हाँ दोस्तों, इसकी एक लोकोक्ति भी अपने स्थानीय स्तर पर कहा जाता है कि राजा भागीरथी को आना था और भागीरथ को जस मिलना था, यानी भागीरथी को निकलना था और भागीरथ को जस मिलना था। दोस्तों ये एक स्थानीय स्तर पर लोकोक्ति बहुत ही प्रचलित है, यानी कहने का मतलब ये नदी निकलनी थी और इसका श्रेय भागीरथ राजा को मिलना था। दोस्तों ऐसा माना जाता है प्राचीन काल में, जबकि कुछ प्राचीन काल में अपने वेद शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गंगा जो है वो शिव जी की जटाओं में से निकलती थी दोस्तों, बट इसका जो मूल जो स्रोत है वो दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर बर्फ का पिंड जिसका नाम है गंगोत्री, वो बर्फ का पिंड, वो ग्लेशियर पिघलता रहता है और पानी बहता रहता है, नदी निकलती रहती है। बिल्कुल दोस्तों, जहां से ये निकलती है वहां पर इसको कहते हैं भागीरथी, भागीरथी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों उसके बाद में दोस्तों इधर से एक नदी और निकल करके आती है, इधर से एक नदी और निकल करके आती है। और दोस्तों दूसरी जो नदी यहां से निकल करके आती है दोस्तों, उस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा दूसरी जो नदी है उसका नाम है अलकनंदा। दोस्तों भागीरथी और दूसरी आती है कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा भागीरथी और दूसरी नदी आती है अलकनंदा। दोस्तों ये जो अलकनंदा है ये निकल करके आती है सतपथ ग्लेशियर से। सतपथ ग्लेशियर दोस्तों ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। सतपथ ग्लेशियर से निकल करके आती है अलकनंदा, बिल्कुल सतपथ ग्लेशियर से। और दोस्तों ये अलकनंदा, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां, भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं, बिल्कुल भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जहां पर मिलती हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है देवप्रयाग। दोस्तों बाद में दोनों की दोनों जो धाराएं हैं वो देवप्रयाग नाम के स्थान पर आकर के आपस में मिल जाती हैं। बिल्कुल देवप्रयाग नाम के स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां देवप्रयाग नाम के स्थान पर आकर के मिलती हैं। दोस्तों उसके बाद की बात मैं आपको बताऊं कि देवप्रयाग के बाद में इस नदी का नाम, देवप्रयाग के बाद में दोस्तों इस नदी का नाम गंगा हो जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न आता है किस, हाँ बिल्कुल अलकनंदा जो है, अलकनंदा इसकी सहायक नदी, हाँ बिल्कुल इसकी छोटी एक धारा के रूप में सहायक नदी के रूप में आकर के मिलती है। बिल्कुल इसको इसकी सहायक नदी कह सकते हैं, बिल्कुल। हाँ दोस्तों भागीरथी और अलकनंदा, देखो भागीरथी जो है वो मुख्य नदी तो यही है, ये है मुख्य गंगा। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती हैं जहां देवप्रयाग है वहां। दोस्तों बिल्कुल वहां पर देवप्रयाग स्थित है और देवप्रयाग के बाद में इसका नाम जो है दोस्तों गंगा हो जाता है। देवप्रयाग के बाद में इसका नाम हो जाता है गंगा, बिल्कुल देवप्रयाग के बाद। दोस्तों उसके बाद में थोड़ी सी आगे जाने के बाद में दोस्तों ये पहाड़ी भागों को छोड़ करके मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जगह की अगर बात करें तो दोस्तों जगह का नाम है हरिद्वार।
हरिद्वार। दोस्तों ये भी उत्तराखंड में हरिद्वार में गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों बिल्कुल मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है हरिद्वार। शाहरुख जी ऋषिकेश नहीं, हरिद्वार, बिल्कुल हरिद्वार। हर हर गंगे, बिल्कुल घनश्याम जी, हाँ हरिद्वार में जाकर के ये नदी मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रश्न भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नदी किस स्थान से मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो वो कौन सी जगह होगी? हरिद्वार। दोस्तों उसके बाद में ये नदी बहती है यूपी उत्तर प्रदेश में बहती है। यूपी उत्तर प्रदेश में बहने के बाद में दोस्तों ये नदी बहती है बिहार और बिहार में बहने के बाद में दोस्तों ये नदी, दोस्तों इस नदी का, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में ये नदी बहती है पश्चिमी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बहने के बाद में दोस्तों एक जगह आती है पश्चिमी बंगाल में, एक जगह आती है और उस जगह का नाम है फरक्का। उस जगह का नाम है फरक्का। दोस्तों ये फरक्का जो है पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। फरक्का पश्चिमी बंगाल में फरक्का नाम के स्थान पर, फरक्का दोस्तों पश्चिमी बंगाल में फरक्का नाम के स्थान पर यह नदी दो शाखाओं में बट जाती है, दो धाराओं में बट जाती है। बिल्कुल फरक्का के बाद में गंगा नदी जो है वो दो धाराओं के रूप में बट जाती है। दोस्तों इसकी एक धारा फरक्का के बाद, बिल्कुल इसकी एक धारा जो है वो पद्मा के नाम से दोस्तों बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। पद्मा के नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, जबकि इसकी दूसरी जो शाखा है वो हुगली के नाम से भारत में बहती है। बिल्कुल एक बार दोबारा से देखेंगे आप इसको। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल में बहने के बाद में पश्चिमी बंगाल के फरक्का नाम के स्थान से दो भागों में बट जाती है। फरक्का नाम के स्थान से दो भागों में बट जाती है। इसकी एक शाखा पद्मा के नाम से बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और इसकी दूसरी शाखा हुगली के नाम से पश्चिमी बंगाल में बहते हुए अंत में गंगा सागर सबको पता होगा, गंगा सागर बंगाल की खाड़ी का भाग है। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। दोस्तों उद्गम गोमुख, गंगोत्री, उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड, जबकि इसका विसर्जन होता है गंगा सागर बंगाल की खाड़ी। दोस्तों दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि कई बार इसका विसर्जन जो है बंगाल की खाड़ी ऑप्शन में देकर के गंगा सागर दिया जाता है। तो याद रखेंगे आप, गंगा सागर हो या बंगाल की खाड़ी हो, बिल्कुल दोनों एक ही बात है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मैं आपको यहां पर एक क्वेश्चन ये बता देता हूं कि कई बार प्रश्न इस प्रकार से आता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? पद्मा। दोस्तों उसके बाद में होता यह है कि ये जो पद्मा नदी है, ये पद्मा जो नदी है, ये गलुंडो एक जगह का नाम है और ये पड़ती है बांग्लादेश में। दोस्तों गलुंडो नाम के स्थान पर ये नदी जो है, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको कहते हैं जमुना। दोस्तों जमुना ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं। गलुंडो नाम के स्थान पर ये जमुना नदी से मिल जाती है और उसके बाद में दोनों नदियां संयुक्त रूप से बहते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और दोस्तों जहां पर ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों को जब बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तो संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जाना जाता है। इनको कहते हैं मेघना। बिल्कुल
अक्षय कुमार जी, बिल्कुल मेघना के नाम से इनको जाना जाता है। और यह प्रश्न कई बार इस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरते समय किस नाम से जानी जाती है। बिल्कुल पद्मा और जमुना, बिल्कुल डब्ल्यू कुमार जी, बिल्कुल पद्मा और जमुना दोनों मिलकर के संयुक्त धारा के रूप में मेघना के नाम से जानी जाती हैं, और दोनों जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के संयुक्त रूप से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती हैं। बिल्कुल दोस्तों, यहां पर मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूं दोस्तों। इधर हुगली जो नदी है, इस हुगली जो नदी है, इस हुगली नदी के किनारे दोस्तों कलकत्ता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है कौन सा शहर? कलकत्ता शहर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे दोस्तों। बिल्कुल हुगली नदी के किनारे कलकत्ता बसा हुआ है। कलकत्ता का जो हावड़ा ब्रिज है दोस्तों, जो कलकत्ता का हावड़ा ब्रिज है, ये हावड़ा ब्रिज जो है दोस्तों इसी हुगली नदी पर बना हुआ है। प्रश्न आता है एग्जाम में कि हावड़ा ब्रिज, मैं दोबारा से बता रहा हूं रणजीत जी, बिल्कुल दोबारा से बता रहा हूं कि हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है और कलकत्ता में हावड़ा ब्रिज बना हुआ है। बिल्कुल बहुत ही फेमस प्रसिद्ध ब्रिज है हावड़ा ब्रिज। हाँ, हावड़ा ब्रिज बहुत ही प्रसिद्ध है। ये दोस्तों हुगली नदी पर बना हुआ है। बिल्कुल हुगली नदी पर बना हुआ है दोस्तों। ये प्रश्न आता है एग्जाम में कि हावड़ा ब्रिज कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो कौन सी नदी होगी? हुगली नदी। हुगली नदी कलकत्ता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी। दोस्तों हुगली नदी के कारण सबसे ज्यादा कलकत्ता में सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। कलकत्ता में सबसे ज्यादा तबाही मचाती है कौन सी नदी? हुगली नदी दोस्तों। इसलिए हुगली नदी को कहा जाता है, इस हुगली नदी को कहा जाता है भारत की विश्वासघाती नदी दोस्तों। इसी को कहते हैं भारत की विश्वासघाती नदी के नाम से इसको जाना जाता है दोस्तों। इसको कहते हैं भारत की विश्वासघाती, बिल्कुल भारत की विश्वासघाती नदी। तो प्रश्न आता है किस नदी को भारत की विश्वासघाती नदी कहा जाता है? तो कौन सी नदी होगी? हुगली नदी। हुगली नदी को कहते हैं, हाँ बिल्कुल मक्खन जी, गुड मॉर्निंग आपको। हाँ, हुगली नदी को कहते हैं विश्वासघाती नदी दोस्तों। यहां पर ये जो पश्चिमी बंगाल में फरक्का नाम की जो जगह है दोस्तों, इस फरक्का नाम के स्थान पर एक फरक्का परियोजना बनाई गई है। एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बांध। और दोस्तों इस फरक्का बांध को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से परियोजना को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। तो बिल्कुल दोस्तों इसको याद रखेंगे आप, बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। हाँ बिल्कुल दोस्तों आप इसको याद रखेंगे कि फरक्का बांध को लेकर के, फरक्का परियोजना को लेकर के भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। बिल्कुल हाँ, दोनों के बीच में विवाद चल रहा है दोस्तों। चलते हैं आगे, अगर देखते हैं आगे, ये फरक्का बांध और इधर दोस्तों ये दोनों नदियां मिलकर के, इधर हुगली और इधर जमुना मिलकर के ये यहां पर एक डेल्टा बनाती हैं और उस डेल्टा का नाम शायद सबको पता होगा। बिल्कुल बताएंगे कि गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियां मिलकर के कौन सा डेल्टा बनाती हैं। हाँ बताएंगे कमेंट में मुझे फटाफट, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के कौन सा डेल्टा बनाती हैं। बिल्कुल बलदेव जी ने सबसे पहले सही आंसर दिया है, सुंदरवन का डेल्टा। बिल्कुल सुंदरवन का डेल्टा जो है, बिल्कुल नीलूफर सर जी बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, सुंदरवन का डेल्टा। दोस्तों ये जो सुंदरवन का डेल्टा है, सुंदरवन का डेल्टा दोनों नदियां मिलकर के बनाती हैं। और दोस्तों सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, बिल्कुल विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरवन का डेल्टा। गंगा और ब्रह्मपुत्र दोस्तों दोनों नदियां मिलकर के बनाती हैं, बिल्कुल दोनों नदियां मिलकर के बनाती हैं सुंदरवन का डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। दोस्तों इसका विस्तार जो है, हाँ
दोस्तों इसका विस्तार जो है वो 2 देशों में फैला हुआ है। नंबर 1 भारत, नंबर 2 बांग्लादेश, 2 देशों में। दोस्तों ज्यादा इसका विस्तार जो है, अगर भारत में बात करें तो सर्वाधिक विस्तार इसका पश्चिमी बंगाल में, भारत में इसका सबसे ज्यादा विस्तार फैला हुआ है पश्चिमी बंगाल में, बिल्कुल पश्चिमी बंगाल में। ठीक, अब दोस्तों चलते हैं वापस उद्गम के मुहाने की ओर, बिल्कुल सॉरी उद्गम की ओर, उद्गम की ओर। दोस्तों ये इसका उद्गम कहलाएगा, ये इसका मुहाना कहलाएगा। मुहाना वहां होता है जहां नदी गिरती है, उसको, उस जगह को कहते हैं मुहाना। दोस्तों इधर ये उद्गम है। उद्गम पर वापस चलते हैं दोस्तों, जहां से ये नदी निकलती है वहां पर इसको भागीरथी के नाम से जाना जाता है, भागीरथी के नाम से इसको जानते हैं। दोस्तों इस भागीरथी की एक सहायक नदी है, एक छोटी सी धारा है, एक छोटी सी धारा है जो आकर के इसमें मिलती है। दोस्तों उस छोटी सी धारा का नाम है ये भागीरथी है ऊपर वाली, ये भागीरथी है। दोस्तों एक छोटी धारा है जो इसमें आकर के मिलती है और उस धारा का नाम है भिलांगना, भिलांगना। दोस्तों ये जो भिलांगना नदी है, भिलांगना नदी है, ये भागीरथी की सहायक नदी है। यहां पर देखेंगे भागीरथी के सहायक है भिलांगना नदी। दोस्तों ये जो भागीरथी की, हाँ भिलांगना नदी, बिल्कुल शाहरुख जी, बिल्कुल इसके ऊपर इन दोनों के संगम पर यहां पर टिहरी बांध बनाया गया है। कौन सा बांध है? टिहरी बांध, बिल्कुल टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध उत्तराखंड के टिहरी नाम के स्थान पर उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में, बिल्कुल यूटी उत्तराखंड में, उत्तराखंड में टिहरी बांध, उत्तराखंड में टिहरी बांध। दोस्तों बिल्कुल ये भिलांगना नदी और भागीरथी नदी के, भिलांगना और भागीरथी नदी के संगम पर बनाया गया है टिहरी बांध। दोस्तों ये जो टिहरी बांध है, टिहरी बांध दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, बिल्कुल भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। हाँ दोस्तों इस टिहरी बांध की ऊंचाई है 260.5 मीटर। दोस्तों ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, 260.5 मीटर, बिल्कुल भारत का सबसे ऊंचा बांध। हाँ दोस्तों अब मुझे बताएंगे आप, अब मुझे बताएंगे, मैं आपसे एक प्रश्न यहां पर पूछ रहा हूं कि टिहरी बांध का विरोध किसने किया था? जब यह बांध बनाया जा रहा था तब इसका विरोध किसने किया था? टिहरी बांध का विरोध किसने किया था? कमेंट में मुझे बताएंगे टिहरी बांध का विरोध किसने किया था। मैं देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है। टिहरी बांध का विरोध किसने किया था? टिहरी बांध का विरोध, बिल्कुल पंकज सिंह तोमर ने सबसे पहले सही आंसर दिया, सुंदरलाल बहुगुणा ने। दोस्तों बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा ने इस बांध का विरोध किया था, सुंदरलाल बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इस बांध का, सुंदरलाल बहुगुणा ने इस बांध का सबसे पहले विरोध किया था। बिल्कुल दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जो है, सुंदरलाल बहुगुणा भारत में चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया था 1972 में। सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन शुरू किया था 1972 में उत्तराखंड में। दोस्तों भारत में विशेषतः दो आंदोलन जो है वो बिल्कुल चिपको आंदोलन के नाम से फेमस है। एक जोधपुर में खेजड़ली नाम के स्थान पर बहुत सारे ग्रामीण जो है वो पेड़ों से चिपक गए थे। दोस्तों उसको चिपको आंदोलन नहीं कहते, उसको कहते हैं खेजड़ली आंदोलन। बिल्कुल बहुत सारे स्टूडेंट उसको सोच लेते हैं, नहीं वो गलत होगा दोस्तों। चिपको आंदोलन तो उत्तराखंड में शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में 1972 में। बिल्कुल सरिता जी, बिल्कुल 1972 में शुरू किया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। दोस्तों हाँ बिल्कुल राजस्थान में अमृता देवी के नेतृत्व में, अमृता देवी के नेतृत्व में। हाँ दोस्तों ये सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इसने इस बांध का विरोध किया था। दोस्तों इस बांध का विरोध इसलिए किया था, इस बांध का विरोध इसलिए किया था कि दोस्तों ये जो टिहरी बांध है ये भूकंप प्रवण क्षेत्र में
भूकंप क्षेत्र में ये बांध बनाया जा रहा था दोस्तों। ये बांध बनाया जा रहा था भूकंप प्रवण क्षेत्र में बनाया जा रहा था, यानी जहां पर ये बांध बनाया जा रहा था वहां पर एक भ्रंश था दोस्तों, एक भ्रंश यहां पर। और इस भ्रंश, हाँ, ये जो भ्रंश था यहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आते थे, भूकंप यहां पर सबसे ज्यादा आते थे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं आज भी आते हैं। तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका विरोध किया कि यह बांध यहां पर नहीं बनना चाहिए। सरकार दोस्तों, सरकार इनके सामने नहीं झुकी तो इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था दोस्तों। इस बांध का विरोध करने के लिए बहुत बड़ा आंदोलन किया, तब जाकर के इसकी जगह चेंज करनी पड़ी और जगह चेंज करके इसको ऊपर पहाड़ी में बनाया गया दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा की जीत हुई और यहां पर सरकार को थोड़ा सा झुकना पड़ा दोस्तों। यह बांध थोड़ा सा ऊपर बनाया गया। बाद में हुआ यह कि कुछ समय बाद उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा भयंकर भूकंप आया और भूकंप का जब भूकंप, हाँ, जो उद्गम केंद्र जो है वो जब उसका देखा गया तो वो इसी स्थान पर था। इसलिए बाद में सरकार ने बिल्कुल सोचा कि काश अगर इसका विरोध सुंदरलाल बहुगुणा नहीं करते और अगर ये बांध यहीं पर बना दिया जाता तो ये बांध टूट जाता, भूकंप के दौरान ये बांध टूट जाता, परिणाम स्वरूप जो है जन धन का बहुत सारा नुकसान होता दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही फेमस है ये। सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन से बांध का विरोध किया था? तो दोस्तों कौन सा बांध होगा? टिहरी बांध। बिल्कुल टिहरी बांध का विरोध सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। हाँ दोस्तों देखते हैं आगे। दोस्तों ये नदी गंगा नदी जहां से निकलती है वहां से लेकर के जहां पर गिरती है दोस्तों, गंगा नदी की टोटल लंबाई, कुल इसकी लंबाई है, टोटल इसकी लंबाई है, टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर। बिल्कुल सबको पता होगा 2525 किलोमीटर गंगा की कुल लंबाई है, 2525 किलोमीटर। बिल्कुल हाँ दोस्तों, यहां पर अब मैं कुछ चीजें यहां पर मिटा देता हूं, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों, यहां पर हाँ दोस्तों, गंगा की टोटल लंबाई की अगर बात करें तो इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लंबी दोस्तों। पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से, पूर्णतः बहाव की दृष्टि से दोस्तों यह है भारत की सबसे लंबी नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, सबसे लंबी नदी। बात कर रहे हैं लंबी नदी, बात कर रहे हैं पूर्णतः बहाव की दृष्टि से। बिल्कुल दोस्तों, अगर आप इसको हटा देते हो, इस लाइन को हटा देते हो और सीधा यहां से आता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दोस्तों आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की सबसे लंबी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए पूर्णतः बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नाम होगा गंगा नदी। बिल्कुल गंगा नदी। दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत में 1346 किलोमीटर ही बहती है, भारत में 1346 किलोमीटर ही बहती है। लेकिन गंगा की लंबाई बिल्कुल अलग अलग आपको बताएंगे। बिल्कुल हाँ बबलू कुमार जी बिल्कुल अलग बताएंगे, आपको अलग अलग बताएंगे बिल्कुल। हाँ देखते हैं, ये यहां पर पूर्णतः बहाव की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है, क्योंकि इसकी लंबाई जो है भारत में लगभग 2329 किलोमीटर लंबाई इसकी भारत के अंदर है दोस्तों। बिल्कुल हाँ, यहां पर आप देखेंगे दोस्तों, ये अपवाह तंत्र की दृष्टि से, अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है गंगा जो है, अपवाह तंत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। इसका अपवाह तंत्र भारत में है 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर, 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों इसका अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र, गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र दोस्तों। अगर प्रश्न आ जाए गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र कितना है, तो बिल्कुल 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर इसका अपवाह क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र। बिल्कुल अपवाह क्षेत्र। जीतू कुमार जी मैं बता चुका हूं, पद्मा के नाम से जानते हैं बांग्लादेश में इसको।
हाँ, 9.51 लाख वर्ग किलोमीटर अपोहा क्षेत्र है इसका दोस्तों। अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। अपोहा तंत्र और अपोहा क्षेत्र, अपोहा तंत्र और अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों। भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगर अपोहा तंत्र पूछ लिया जाए तो भी और अपोहा क्षेत्र पूछ लिया जाए तो भी भारत की सबसे बड़ी नदी है कौन सी? गंगा। बिल्कुल बिल्कुल सबसे बड़ी नदी है। हाँ दोस्तों, देखते हैं आगे। तो अपोहा तंत्र और अपोहा क्षेत्र की दृष्टि से भी भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं यूपी उत्तर प्रदेश। इसकी लंबाई के बारे में आपको बता देता हूं दोस्तों। इसकी लंबाई उत्तराखंड प्लस उत्तर प्रदेश, इन दोनों की अगर बात करेंगे तो दोनों में मिलाकर के इसकी लंबाई 1425 किलोमीटर है दोस्तों। बिल्कुल 1425 किलोमीटर, दोनों में इसकी लंबाई 1425 किलोमीटर है। फिर अपन बात करते हैं बिहार की। दोस्तों इसकी बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई जो है वो बिहार में मानी गई है। हाँ, बिहार में दोस्तों इसकी लंबाई लगभग 520 किलोमीटर लंबाई इसकी जो है 520 किलोमीटर इसकी लंबाई जो है वो बिहार में मानी गई है। जबकि 545 किलोमीटर बिहार में, 520 किलोमीटर पश्चिमी बंगाल में इसकी लंबाई मानी गई है। पश्चिमी बंगाल में इसकी लंबाई मानी गई है। जबकि 40 किलोमीटर के समथिंग इसकी लंबाई जो है वो झारखंड में मानी गई है। बिल्कुल झारखंड में। दोस्तों शेष इसकी जो लंबाई है वो बांग्लादेश में है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये राज्य विशेष से एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाता, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है वो ये हो सकता है कि इसकी सर्वाधिक लंबाई कौन से राज्य में है। सर्वाधिक जो लंबाई है, सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं। गंगा नदी की सर्वाधिक जो लंबाई है वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। सबसे ज्यादा जो लंबाई है इसकी वो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों गंगा जो नदी है ये भारत की राष्ट्रीय नदी, बिल्कुल गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा, भारत की राष्ट्रीय नदी इसको घोषित किया गया था नवंबर 2008 में। नवंबर 2008 में इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। रोहित पचौरी जी 2004 में नहीं, 2008 में। हाँ चलो तो फिर सभी बताएंगे मुझे। गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब दिया गया? गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा कब प्रदान किया गया? बिल्कुल नरेंद्र कुमार जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने 2009 में। दोस्तों बिल्कुल निर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने 2009। शुभम जी बिल्कुल 2009 में। तारीख भी बताएंगे मुझे 2009। रणजीत जी, जीतू कुमार जी आपका गलत है 2016। हाँ पंकज कुमार जी बिल्कुल, नीलोफार अंसारी बिल्कुल सही 2009। डब्लू कुमार जी 2008 आपका गलत है 2009, बिल्कुल 2009। हाँ दोस्तों बात करते हैं 5 अक्टूबर 2009। 5 अक्टूबर 2009 में गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा, राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। बिल्कुल हाँ 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव का दर्जा दिया गया। जबकि नवंबर 2008 में भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। बिल्कुल सबसे ज्यादा लंबाई इसकी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। हाँ बिल्कुल विकी कुमार जी, बिल्कुल 5 अक्टूबर 2009। हाँ दोस्तों देखते हैं आगे।
दोस्तों गंगा सफाई को लेकर के, गंगा सफाई अभियान की अगर अपन बात करें दोस्तों, गंगा सफाई का जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण, चलो बताएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन एक बार नेट में ये प्रश्न पूछा गया था, प्रश्न पूछा गया कि गंगा सफाई का प्रथम चरण कब शुरू किया गया। आंसर देंगे मुझे, बिल्कुल नरेंद्र कुमार जी 1985 में, बिल्कुल सही आंसर आपका। 1985 में गंगा सफाई का प्रथम चरण शुरू किया गया था दोस्तों। गंगा सफाई को लेकर के प्रथम चरण, पहला चरण शुरू किया गया था 1985 में, बिल्कुल। दोस्तों गंगा सफाई का दूसरा चरण, गंगा सफाई का दूसरा चरण, और गंगा सफाई का दोस्तों दूसरा चरण शुरू किया गया था 1995 में, 1995, बिल्कुल। गंगा सफाई को लेकर के दोस्तों, गंगा सफाई को लेकर के नमामि गंगे योजना, नमामि गंगे योजना दोस्तों, नमामि गंगे योजना, गंगा सफाई को लेकर के नमामि गंगे योजना जो है वो जुलाई 2015 में, जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। यहां पर देखेंगे आप दोस्तों, हाँ, इसका स्टार्टिंग बिल्कुल 2014 में इसकी स्टार्टिंग हो गई थी। 2014 में इसकी प्रोसेसिंग शुरू हो गई थी जुलाई में, लेकिन इसको स्टार्ट किया गया था जुलाई 2015 में, इसको शुरू किया गया था, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सुमेर सिंह जी, बिल्कुल 2015, बिल्कुल। हाँ दोस्तों, ये थे गंगा से संबंधित गंगा सफाई के चरण अभियान। अब दोस्तों अपन बात करते हैं गंगा की सहायक नदियों की, गंगा की सहायक नदियों की बात करते हैं दोस्तों। यहां पर मैं आपको अलकनंदा की कुछ सहायक नदियां बताता हूं। अब दोस्तों इस मैप को जो है वो मैं हटा देता हूं, और अब इस प्रकार से ये निकलती है भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी में आकर के मिलती है भिलांगना, भिलांगना। दोनों जहां पर हैं वहां पर टिहरी बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? टिहरी बांध, टिहरी बांध। उसके बाद में इधर से आती है कौन सी नदी? अलकनंदा, अलकनंदा, ये अलकनंदा दोस्तों। अलकनंदा जो है, अलकनंदा भी दो धाराओं के मिलने से बनती है। अलकनंदा भी दो धाराओं के मिलने से बनती है अलकनंदा दोस्तों। इसमें एक का नाम है धौली गंगा, धौली गंगा, दूसरी का नाम है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा दोस्तों, धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों नदियां विष्णु प्रयाग में आकर के मिलती हैं। दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर विष्णु प्रयाग है। वहां पर कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग, बिल्कुल। धौली गंगा और विष्णु गंगा मिलती है जहां विष्णु प्रयाग है वहां, बिल्कुल विष्णु प्रयाग दोस्तों। उसके बाद में विष्णु प्रयाग के बाद में इसका नाम जो है वो अलकनंदा हो जाता है। उसके बाद में इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। उसके बाद में इधर से एक नदी और आकर के मिलती है, एक नदी और आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है पिंडारी, पिंडारी दोस्तों। पिंडारी और अलकनंदा मिलती है जहां, और करण प्रयाग है वहां, यहां पर दोस्तों करण प्रयाग है। और फिर एक नदी और आकर के मिलती है, नदी का नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी। और मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है जहां रुद्रप्रयाग है वहां, रुद्रप्रयाग दोस्तों। देखिए यहां पर कितने प्रयाग? 3 प्रयाग मैं आपको बता चुका हूं। विष्णु प्रयाग, धौली गंगा और विष्णु गंगा के मिलन पर विष्णु प्रयाग है। इधर कर्ण प्रयाग, अलकनंदा और पिंडारी नदियों के मिलन पर कर्ण प्रयाग है। और इधर रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है जहां रुद्र प्रयाग है वहां, बिल्कुल
अब देखते हैं आगे। रुद्रप्रयाग के बाद में अलकनंदा थोड़ी सी आगे जाती है और भागीरथी नदी में मिल जाती है, और ये दोनों मिलती हैं जहां देवप्रयाग है वहां। दोनों जहां पर मिलती हैं वहां पर देवप्रयाग है। और देवप्रयाग के बाद में दोस्तों ये नदी गंगा के नाम से जानी जाती है, और जैसे ही आगे बहती है हरिद्वार के पास में जाकर के ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है। दोस्तों याद रखना, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे जाते हैं, उज्जैन आता है। उज्जैन दोस्तों यहां पर इधर से एक नदी आती है, और नदी का नाम है रामगंगा। रामगंगा, और रामगंगा जो है सॉरी उज्जैनी कन्नौज, हाँ बिल्कुल शिप्रा नदी आगे मिलती है उज्जैन में, एमपी में है, बिल्कुल एमपी में। दोस्तों प्रयाग का मतलब होता है दो नदियों का संगम। हाँ देखते हैं आगे। यहां पर रामगंगा जो नदी है ये हिमालय से निकल करके आती है, हिमालय से निकल करके आती है रामगंगा नदी। और रामगंगा नदी जहां पर आकर के, रामगंगा जो नदी है, इस रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान बसा हुआ है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद में थोड़ा सा आगे जाते हैं तो एक नदी और आती है गाजीपुर के निकट, और नदी का नाम है गोमती नदी। गाजीपुर के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है गोमती नदी। दोस्तों जो गोमती नदी है, गोमती नदी की एक सहायक नदी है, और नदी का नाम है सरयू। दोस्तों इस सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों इस गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ बसा हुआ है। दोस्तों उसके बाद में इसमें आती है एक और नदी जिसका नाम है गंडक, आरा के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। दोस्तों उसके बाद में एक नदी और आती है, नदी का नाम है घाघरा। दोस्तों ये छपरा के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में एक नदी और आती है, नदी का नाम है कोसी। दोस्तों ये पटना के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद में लास्ट में एक नदी आती है, नदी का नाम है महानंदा, और ये फरक्का के निकट जाकर के गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद में ये नदी अंत में गंगा नदी जो है वो गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। गंगा सागर बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। हाँ इधर दोस्तों ये जितनी भी नदियां निकलती हैं कौन कौन सी होंगी इसमें? अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा। दोस्तों ये जितनी भी नदियां हैं ये सारी की सारी नदियां बाईं ओर से आकर के गंगा में मिलती हैं, बाईं ओर से आकर के गंगा में मिलती हैं, और हिमालय की पहाड़ियों से निकलती है, हिमालय पर्वत से ये सारी की सारी नदियां निकलती हैं और बाईं ओर से आकर के गंगा में मिल जाती है। दोस्तों इसमें जो कोसी नदी है, इस कोसी नदी को कहा जाता है बिहार का शोक। कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। दोस्तों इसी नदी के किनारे पटना शहर बसा हुआ है, पटना शहर। घाघरा जो है वो छपरा के निकट आकर के और गंगा नदी में मिलती है। महानंदा जो है ये फरक्का नामक स्थान से आकर के, नामक स्थान पर ये गंगा में मिलती है। बिल्कुल ये आरा और ये गाजीपुर के निकट जाकर के
गाजीपुर के निकट जाकर के गंगा में मिलती है। दोस्तों इधर से अगर अपन बात करते हैं तो इधर से इसके दाईं ओर से जो नदी आकर के मिलती है और उस दाईं ओर से आकर के जो नदी मिलती है और उस नदी का नाम है यमुना, यमुना नदी। दोस्तों यमुना जो नदी है ये इलाहाबाद या जिसको मैं कहूं प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद, इसका पूरा नाम इलाहाबाद, जिसका वर्तमान नाम, हाँ वर्तमान में इसको प्रयागराज नाम दे दिया गया। इलाहाबाद में आकर के प्रयागराज के निकट जो है वो गंगा में मिल जाती है। दोस्तों यमुना जो नदी है, यमुना जो नदी है ये यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, और यमुनोत्री जो ग्लेशियर है, यमुनोत्री ग्लेशियर दोस्तों ये बंदरपूंछ नाम की पहाड़ी है, एक बंदरपूंछ पहाड़ी उत्तराखंड से यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। बिल्कुल इस नदी के किनारे बिल्कुल दिल्ली बसा हुआ है, इसी नदी के किनारे बसा हुआ है दिल्ली, दिल्ली। दोस्तों दिल्ली के बीचों बीच से बहती है यमुना नदी, बिल्कुल। उसके बाद में इसी नदी के किनारे बसा हुआ है आगरा, आगरा, आगरा। दोस्तों इसी नदी के किनारे बसा हुआ है मथुरा, और इसी नदी के किनारे बसा हुआ है प्रयागराज, इलाहाबाद जिसको कहते थे इलाहाबाद। हाँ दोस्तों ये जो नदी है इसकी टोटल लंबाई है 1365 किलोमीटर, 1365 किलोमीटर लंबी। गंगा की दोस्तों सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी नहीं है दोस्तों, ये पूरे भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है, बिल्कुल भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, जिसकी लंबाई 1365 किलोमीटर है। बिल्कुल बिल्कुल डब्लू कुमार जी, बिल्कुल इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है, गंगा और यमुना के संगम पर बसा हुआ है। बिल्कुल कविता जी, बिल्कुल यमुना की लंबाई 1365 किलोमीटर है, बिल्कुल 1365 किलोमीटर, और यह भारत की सबसे लंबी नदी है। हाँ बिल्कुल, हाँ ये दाईं ओर से आकर के मिलती है, इसलिए दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। हाँ बिल्कुल प्रीति चौधरी जी, बिल्कुल दाईं ओर से मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। हाँ दोस्तों इसकी यमुना की जो सहायक नदी है उसमें बाणगंगा राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से निकल करके जाती है। दोस्तों एक नदी है गंभीर, राजस्थान से करौली से निकल करके जाती है, ये यमुना की सहायक नदियां हैं। एक नदी है चंबल, यमुना की सहायक नदी। एक है बेतवा, चंबल की सहायक नदी। एक है केन, चंबल की सहायक नदी। हाँ दोस्तों इधर से प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके एक नदी टॉन्स गंगा में मिलती है डायरेक्ट, फिर आती है सोन। दोस्तों यहां पर भी एक प्रश्न आता है एग्जाम में, प्रश्न आता है भारत की कौन सी नदियां प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके गंगा में मिलती हैं। दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार से निकलकर सीधे गंगा में मिलने वाली दो सहायक नदियां हैं, एक टॉन्स और दूसरी सोन।
बिल्कुल सोन जो है सतपुड़ा पर्वत से निकलती है, ये प्रायद्वीपीय पठार नहीं, सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। सोन जो नदी है, सोन नदी के किनारे बिहार का सोनपुर बसा हुआ है। सोनपुर सोन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इस सोनपुर में दोस्तों, इस सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित किया जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला। हाँ दोस्तों, सोन की एक सहायक नदी है, नदी का नाम है रिहंद। रिहंद ये सोन की सहायक नदी है। और दोस्तों, इस रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। रिहंद नदी पर रिहंद बांध बनाया गया है। और दोस्तों, ये रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध है। रिहंद बांध उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध, बिल्कुल। दोस्तों, इधर इसकी बात करें हुगली नदी की, तो हुगली नदी की सहायक नदी है एक, हुगली नदी की सहायक है जिसका नाम है दामोदर। दोस्तों, दामोदर जो नदी है ये हुगली की सहायक नदी है। और दामोदर नदी दोस्तों, दामोदर नदी प्रायद्वीपीय पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये छोटा नागपुर के पठार से निकल करके और दामोदर नदी पश्चिमी बंगाल में जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। दोस्तों, ये जो दामोदर नदी है, इस दामोदर नदी को कहा जाता है पश्चिमी बंगाल का शोक। दोस्तों, दो नदियां शोक के नाम से यहां पर प्रसिद्ध होंगी। बिल्कुल भारत की सबसे प्रदूषित नदी मानी जाती है ये। बिल्कुल दो नदियां शोक के नाम से प्रसिद्ध होंगी। एक कोसी नदी, बिहार का शोक। दूसरी दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल का शोक। दोनों के बारे में दोबारा से देख लेंगे। दामोदर नदी पश्चिम बंगाल का शोक और कोसी नदी बिहार का शोक के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। बिल्कुल, हाँ, बंगाल का शोक। हाँ दोस्तों, जो दामोदर नदी है, दामोदर नदी कोयले के कारण प्रदूषित होने के कारण दोस्तों इस नदी को कहा जाता है भारत का जैविक मरुस्थल। भारत का जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को, कहते हैं भारत का जैविक मरुस्थल। बिल्कुल दोस्तों, ये इतना बड़ा अपवाह तंत्र है गंगा नदी का। गंगा नदी ये इसकी सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अलकनंदा, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा। इधर बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में यमुना, टॉन्स और सोन, दो नदियां, तीन नदियां। टॉन्स और सोन प्रायद्वीपीय पठार से निकल करके डायरेक्ट गंगा में मिलती है। यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी की सहायक नदियों में बाणगंगा, गंभीर, चंबल, बेतवा, केन। हुगली नदी की सहायक नदियों की बात करें तो दामोदर, एक ही सहायक नदी है दामोदर। दोस्तों, इस दामोदर नदी पर भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना शुरू की गई थी। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी। दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे की नदियां अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ।